नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। रायपुर के दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही तारीखों की घोषणा हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। साथ ही इसके लिए चुनाव के लिए, इस उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से दावेदारों की लंबी सूची देखने को मिल रही है। हम लगातार दोनों पार्टियों के टच में जब रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हमारी व्यक्तिगत बात हो रही थी, तब ये बातें सामने आ रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रायपुर से बाहर रहते हैं, रायपुर ज़िले से बाहर के ज़िलों में रहते हैं और वो यहाँ से आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुल मिलाकर इस सीट से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो इन बातों को लेकर अब एक नई चर्चा, एक नया विमर्श इस तरीके से शुरू हो गया है कि कुछ ऐसे दावेदार हैं कांग्रेस के जो कि बाहर के ज़िलों के हैं, वो कुछ जो कांग्रेस की पहले की रणनीति थी उसको आधार बनाकर कि उस समय लोकसभा के चुनाव के समय बहुत से नेता बाहर भेजे गए थे, मतलब अपने उनका जो क्षेत्र होता है, उनकी जो विधानसभा के जो ज़िले होते हैं या फिर उससे जो लगे ज़िले होते हैं उससे बाहर दूर उन्हें भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए। तब इसी को आधार मानकर पूरे प्रदेश भर से हम देख रहे हैं कि दावेदारों की सूची आ रही है कांग्रेस में और यहाँ से चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जैसा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कम चुनौती का विषय नहीं है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से हुआ करते थे, अजेय रहे। अब जब उनकी विरासत देनी है, कुल मिलाकर कहिए उनकी विरासत, तो अगर पार्टी को कोई दिक्कत हो तो भारतीय जनता पार्टी की वो सीट जहाँ से बृजमोहन अग्रवाल कभी नहीं हारे, वहाँ किसे उतारा जाए, कौन सा चेहरा हो, उसके लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हों जो उसके पक्ष में जाती हों, ये तमाम विषय है जो कि बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस सीट पर ऐसे उम्मीदवार की खोज करना। हालांकि खोज चल रही है और कुछ खबरें भी ऐसी हैं अंदर खाने से कि कुछ ऐसे चेहरे तलाश लिए गए हैं, बस उनमें से किसी एक को अंतिम रूप से सामने लाना है। तो ये विषय है, लेकिन चूंकि जब ये सब बातें होती हैं तो इस पर राजनीति भी शुरू होती है, और राजनीति कैसे शुरू होती है हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए इस रिपोर्ट में हम क्या दिखा रहे हैं। रायपुर दक्षिण के चुनावी दंगल में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री हो गई है। पूर्व महामंत्री ने पायलट से टिकट की मांग को आधार बनाकर बाहरी नेता भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। यह स्थिति कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि स्थानीय नेताओं के साथ साथ बाहरी चेहरे भी टिकट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के उम्मीदवार के चयन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए देश में नेताओं की खोज करना मुश्किल हो गया है और उनके बड़े नेता ही समस्या बन चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और पूरे प्रदेश में नेता है। बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में खोजने से भी नहीं मिलते। केदार कश्यप केवल बस्तर के नेता हैं और उनकी जानकारी वहीं तक सीमित है। कांग्रेस के लिए देश में ही क्या बोलते हैं, नेता खोजना मुश्किल हो गया है। उनके जो बड़े नेता हैं वही सिरदर्द बन गए हैं, तो अब इससे अलग अलग पार्टी में जाकर के और सिरदर्द कहाँ जाएंगे। दावेदारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्रदेश के लोग दावेदारी कर सकते हैं, दावेदारी करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक कैंडिडेट है उनको टिकट देगी तो अच्छी बात है कि वहाँ लड़ने के लिए हमारे प्रदेश के और लोग भी इच्छुक हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस की रणनीति अब स्पष्ट होती जा रही है, वहीं बीजेपी के लिए भी यह कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जैसे अजेय नेता की सीट का उत्तराधिकारी कौन हो, पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना यही होगा कि दोनों दलों से सीट के दावेदार कौन होते हैं, कितने दावों पर पार्टी मुहर लगाती है और अंत में कौन अपना दाम साबित कर पाते हैं जीत के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। देखिए, इस विषय पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि विषय ही ऐसा है कि जब ऐसे इसके बिंदु आते हैं, कुछ बातें आती हैं तो इस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है छत्तीसगढ़ में, अगर कुछ ऐसी सीट्स हों तो उसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण एक सीट ये भी है जिसे कि शामिल इसमें किया जाता है। तो अब जब ये सीट खाली है, इस पर उपचुनाव की जब भी बात चलती है तब भी ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता सामने आकर इस पर बातें करते हैं, अपने बयान देते हैं।
कुल मिलाकर एक चर्चा शुरू हो जाती है, चाहे वो राजनीतिक चर्चा हो या फिर विमर्श किसी और विषय को लेकर। तो इस पर ही आज हम बात कर लेते हैं। अपने खास मेहमानों से पहले आप सभी का परिचय करवा दूं। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। निशिकांत जी, आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी निशिकांत जी, सुन पा रहे हैं जी? और साथ ही श्रुति शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। श्रुति जी, आपका स्वागत है। रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी समझाएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रमेश पांडे जी। तो ये सारी बातें थी। मैं शुरुआत करना चाहता था निशिकांत जी से। क्या बात हो रही है मेरी? निशिकांत जी, लगता है निशिकांत जी से अभी संपर्क नहीं हो रहा है। फिर कोशिश करते हैं हम। चलिए श्रुति जी, आपसे ही पूछ लेता हूं। जैसा कि एक नेताओं की बड़ी लिस्ट है, उस समय भी हम देख रहे थे कुछ बातें होती थी। अब भी आपने जो नेताओं को बाहर भेजा था उसे आधार बनाकर लोग टिकट मांग रहे हैं। हालांकि शिव डहरिया जी कह रहे थे, और मैं भी मानता हूं, ये तो अच्छा संकेत होता है कि पूरे प्रदेश भर से लोग उस सीट से आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि माना जाता था कि एक पूरा समय, एक पूरा दौर था, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ से चुनाव जीता करते थे, प्रचंड जनादेश से जीता करते थे। तो अब जब ये बातें हो रही हैं, ये दावेदार जो आ रहे हैं, तो ठीक है, दावा जो भी करे, पार्टी की क्या नीति समझती हैं? पार्टी की रणनीति का ये हिस्सा है कहीं पर कि बाहर से भी जो उम्मीदवार आ रहे हैं, एक बार उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें लड़वाया जाए? श्रुति जी। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और संजय जी, मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है, उसे अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने रहने वाले राज्य में, प्रदेश में किसी भी स्थान से वो टिकट मांग सकता है। बस उसकी नागरिकता उस देश की, उस राज्य की होना चाहिए। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बात को इतना मुद्दा बना रही है, ये मेरी समझ से परे है। देखिए, कार्यकर्ता जो है पार्टी का एक मुख्य आधार होता है, और कार्यकर्ता को अधिकार होता है, उसका मुख्य अधिकार है टिकट की मांग करना, दावेदारी करना, और अपने प्रदेश में किसी भी क्षेत्र से वो दावेदारी अपनी पार्टी से कर सकता है। और रही बात दक्षिण विधानसभा की, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि दक्षिण विधानसभा से माननीय बृजमोहन अग्रवाल अजय विधायक रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, वे अजय विधायक रहे, लेकिन इतने अजय होने के बाद भी उन्हें जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलना था, वो मिला नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और अब समय है कि उनके मतलब उसमें, उनके एवज में एक दूसरा उत्तराधिकारी की खोज करना। तो मुझे लगता है संजय जी, कहीं ना कहीं निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई एक अजेय प्रत्याशी, एक अजेय विधायक, एक अजेय सांसद के लिए मतलब उनके एवज में हम भारतीय जनता पार्टी में ऐसा प्रत्याशी कहाँ से लाए। तो ये खुद तो प्रत्याशी की खोज, ऐसे जीतने वाले प्रत्याशी की खोज तो ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है ये जनता जान चुकी है कि ये अपने ही पार्टी के लोगों के साथ किस प्रकार की दुर्भावना रखते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो निश्चित ही दक्षिण विधानसभा के चुनाव में दक्षिण विधानसभा की जो जनता है वो भी सब देख रही है, और इसका जो फर्क है, इसका जो असर है, ये चुनाव में दिखेगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सुगबुगाहट है, इस प्रकार के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ठीक है निशिकांत जी, आप सुन रहे होंगे जो श्रुति जी कह रही हैं, लेकिन ये एक बात बताइए श्रुति जी, आप नहीं भी सुन रहे होंगे तो एक संक्षेप। निशिकांत जी सुन पा रहे हैं आप? निशिकांत जी, निशिकांत जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है निशिकांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निशिकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है। अब आ रही है? ठीक है। श्रुति जी ने कहा आपने शायद नहीं सुना होगा या फिर आपने सुना होगा, संक्षेप में बता दूं। वो कह रही हैं कि मतलब एक तरीके से पार्टी की तरफ से पूरी सहानुभूति जता रही हैं बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर कि उनके जैसे अजय योद्धा जो रहे हैं, जो भी उपमाएं अलंकार से भूषित हैं, उसके बाद भी उनका सम्मान नहीं किया। ऐसी बातें कई बार बातें हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कहने का लब्बुलुआब यही था सर कि आप क्या दक्षिण के लिए वैसा उपयुक्त दावेदार खोज पाए हैं जो कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे अजय योद्धा का उत्तराधिकारी बनने लायक हो? तो यही श्रुति जी कह रही हैं, आप खोज लीजिए हमारे दावेदार जहां से भी आए पूरे प्रदेश भर से, क्या समस्या है?
निशिकांत जी। पहले तो आपको और श्रुति जी को नमस्कार, जय जवान। देखिए कोई समस्या नहीं, आपने 2-3 बातें कही जो श्रुति जी के माध्यम से बताया जी। श्रुति जी का ये भाव और ये प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति के लिए एक छोटे से कार्यकर्ता की तरफ से धन्यवाद, साधुवाद कि आपको इतना स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी का उत्तराधिकारी कि अगर जब आप चर्चा करते हैं तो पहले आपको बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रति स्नेह जो रायपुर दक्षिण की जनता ने लगातार 8 बार से रखा है उसको समझना पड़ेगा। बृजमोहन जी एक बिरले नेता हैं जो जन जन के नेतृत्वकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश में स्थापित है। अब प्रदेश की जनता ने लगातार उनको जो आशीर्वाद दिया है वो कमल के फूल के नीचे दिया है। हमारे यहाँ पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में अंतर यही है कि व्यक्ति सबसे नीचे है, पार्टी दूसरे स्तर पे है और सबसे उच्च स्तर पे राष्ट्र प्रथम का भाव। लेकिन जो श्रुति जी ने कहा उनका लबोलबाब अगर मैं समझ पाऊं कि बृजमोहन जी को अपमानित करने वाली बात जो ये लगातार करे, ऐसा नहीं। बृजमोहन जी पहले अर्जुन के रूप में रायपुर दक्षिण में थे, अभी श्री कृष्ण के रूप में, सारथी के रूप में अभी रायपुर दक्षिण में है। बृजमोहन जी कहीं नहीं जा रहे। रायपुर दक्षिण और बृजमोहन अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक के रूप में। और जब ये जनादेश हमको अभी सबसे प्रचंड जनादेश अभी पहली बार 67,000 मिला हमको, वो तब मिला जब 5 साल का इनका कालखंड पूरे प्रदेश ने और साथ ही साथ रायपुर के दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने और जनताओं ने देखा। इस कारण इतना बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला है हमको वहां भी और पूरे प्रदेश में भी जी। तो उसका कोई चिंता नहीं है। मैं आपके माध्यम से श्रुति जी से निवेदन करूंगा जी कि आप अपने सर्वोच्च नेता प्रदेश के दीपक बैज जी हैं और हारे हुए भी हैं, तो उनको उतारिए। छोटा सा छोटा कार्यकर्ता उनको चुनौती देने के लिए तैयार है और रायपुर दक्षिण की जनता तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम बढ़ा के विकास के रथ को और अंत्योदय के भाव से आगे बढ़ाना है। ये संकल्पित भाव है हमारा। रायपुर दक्षिण के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास संकल्पित भाव से हम करने वाले हैं और कर रहे हैं। और जो जो हमने वायदे किए थे वो प्रदेश की जनता ने देखा है लगातार, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो प्रेम और भाव उन्होंने उत्पन्न किया श्रुति जी ने, उसके लिए कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद। ठीक है श्रुति जी, धन्यवाद स्वीकार कर रही हैं आप, एक बात। दूसरी बात, सलाह भी दे रहे हैं और मेरे ख्याल से ये चुनौती भी मानी जा सकती है। दीपक बैज जी कह रहे हैं उन्हीं को उतार दीजिए आप, आपके प्रदेश के नेता हैं, वो सबसे बड़े नेता हैं संगठन के। सबसे पहले तो संजय जी, हमारे बड़े भाई निशिकांत जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उनकी सलाह के लिए। पर मैं एक बात उनसे कहना चाहूंगी विशेष रूप से कि आपके यहाँ जो मतलब आपके इतने वरिष्ठ और अजय नेता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार, और मैं कहना चाहूंगी दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, किस प्रकार का दुर्व्यवहार थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, मैं भी समझूं, रमेश जी भी समझे, निशिकांत जी भी समझे, कैसा दुर्व्यवहार, जो दुर्व्यवहार की बात करती हैं आप? जी संजय जी, देखिए कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल एक ऐसे अजय योद्धा है कि हम मतलब विपक्ष के जो लोग हैं हम भी उनकी तारीफ करने से हम कहीं पीछे नहीं रहते। वो एक ऐसे नेता है जो लगातार आज तक के उन्हें हर चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है, चाहे पार्टी की परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे इनकी पार्टी विपक्ष में क्यों ना रही हो। और इसके अलावा अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा लीड से जीतने वाले विधायक थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन उन्हें वहां पे विधानसभा में ऐसी जगह उन्हें मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ में नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा वोट से सांसद का चुनाव भी जीता। लेकिन सांसद के भी चुनाव में आप देख लीजिए कि बिलासपुर के जो सांसद थे तोरण साहू जी, उन्हें लोकसभा में पद मिल गया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी वहां से भी चूक गए। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना या दुर्व्यवहार इसे नहीं कहेंगे, या ये जो जातिवाद की बात कहते हैं ये नहीं, तो फिर और क्या है? अब मैं हमारे भाई निशिकांत जी से पूछती हूँ। नहीं, मैं आप श्रुति जी, मैं बस संक्षेप में ये जवाब से ले रहा था, लौटूंगा क्योंकि रमेश पांडे जी लौटूंगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश पांडे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तो एक बात है, लेकिन बात बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती का विषय, एक साख का भी विषय है। और दूसरी ओर मैं देखता हूं कांग्रेस यहां अवसर तलाश रही है, जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस सीट से, जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पाले में है।
तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार हो जो कि वो परिपाटी बनाए रखे, वो अजय गढ़ बचाकर रखे पार्टी के साथ मिलकर। दूसरी बात जो मैंने कही, अवसर के रूप में देख रही है कांग्रेस। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, जो उम्मीदवारों की बात चल रही है, जो ऐसे दावेदारों की बात चल रही है, कितना सिर खपाना पड़ सकता है दोनों दलों को? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा नेतृत्व है, मुख्यमंत्री बहुत सुलझे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जी, बहुत ही समझदारी से काम करते हैं। मेरे ख्याल से उनका बृजमोहन अग्रवाल जी से भी कोई ऐसी अनबन नहीं है कि जिससे कैंडिडेट चयन को लेकर के कोई चुनौती की स्थिति उत्पन्न हो सके। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार के चयन करने के लिए कोई चुनौती नहीं है। और उम्मीदवार जो मेरे समझ से दक्षिण विधानसभा में होगा, उसमें बराबर बृजमोहन अग्रवाल की सहमति होगी, उनकी अनुमति होगी, और उनकी सहमति से ही वहां कोई ना कोई उम्मीदवार आएगा। दूसरी बात आप देखिए, रायपुर से वो सांसद हैं, तो रायपुर का दक्षिण इलाका उनके अंडर में है। सांसद होते हुए भी रायपुर दक्षिण का भी वो नेतृत्व लगातार कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं, और मेरे ख्याल से उनका कार्यकर्ताओं से 1-to-1 भी बहुत अच्छा रहता है, उनका माइक्रो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। अब दूसरा पहलू ये है कि आप देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल को जितना स्नेह प्यार भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, उतना उससे कम कांग्रेस से नहीं मिलता। आप कांग्रेस की पिछली सरकार में भी देखे होंगे, बृजमोहन अग्रवाल के अस्तित्व, उनके जो कार्यशैली थी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अभी भी आप सुरती शुक्ला जी को सुन ही रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ उनके प्रति कांग्रेस का कितना बड़ा स्नेह प्यार उमड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ना बृजमोहन अग्रवाल के लिए है, चुनौती विपक्ष के लिए है। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है विपक्ष क्या करता है, किसको कैंडिडेट बनाता है। विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा संकटपूर्ण समय है। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हंस भी रहे थे आप। जी, रमेश जी ने जो बात कहा वो वास्तविकता यही है, लेकिन श्रुति जी ने जो बात कही, देखिए श्रुति जी, मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, देखिए हमारे एक सरपंच ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हराया है। हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता चुनौती लेने को तैयार है, और मैं चुनाव को हल्के में लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रदेश की जनता और रायपुर दक्षिण की जनता के बीच में आप भी आएंगे, आपका उम्मीदवार भी आएगा, हमारा भी उम्मीदवार आएगा, लेकिन बृजमोहन जी कहीं नहीं जा रहे। बृजमोहन जी के दिल में रायपुर दक्षिण है, और रायपुर दक्षिण के दिल में बृजमोहन जी है। हाँ, उनका जो अभी भूमिका है वो बदल चुका है, लेकिन अभी भी रायपुर दक्षिण में बृजमोहन जी हमेशा रहेंगे। उनको आप नजरअंदाज करके चलना चाहती है श्रुति जी, तो ये आपका व्यवहार है, हमारा नहीं। दूसरा, आप अगर दीपक बैज जी को नहीं लाना चाहते, जिसको लड़ाना चाहते चुनाव, कोई समस्या नहीं है। रायपुर दक्षिण को लड़ने के लिए रायपुर दक्षिण की जनता बेताब है, क्योंकि अगर ये 5 साल का आपका सरकार नहीं होता, उन्होंने आपके व्यवहार को देखा नहीं होता, धोखाधड़ी और जो आपने अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाया उसको नहीं देखा होता, समझ में आता है। 5 साल के आपके शासन को देखा, उसके बाद ये 67,000 का जो लीड हुआ है रायपुर दक्षिण में, वैसे नहीं हुआ है, क्योंकि 5 साल के आपके विनाश के कालखंड को प्रदेश की जनता ने बर्दाश्त किया है, इसलिए ऐसे प्रचंड जनादेश आए हुए। और रही बात कांग्रेस के उम्मीदवार की, तो कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा ये उनको तय करना है। हालांकि शिव डहरिया जी कहते हैं कि बृजमोहन जी से पूछ के हम अपना उम्मीदवार देंगे, तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ये कांग्रेस पार्टी का है? यही स्टेटमेंट दीपक बैज जी भी देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कम मतलब अल्प बुद्धि का जो व्यवहार शिव डहरिया जी दिखाया वो कल्पना से बाहर है। आप आइए, खुला है मैदान, आपके जो भी मतलब सबसे ताकतवर नेता होते हैं उनको लेके आइए, क्योंकि ये चुनौती आपके लिए जितना है वो चुनौती हमारे लिए भी है। हम इस परंपरा से पले बड़े नहीं है कि हम इसको हल्के में लें। हर चुनाव को हम चुनौतीपूर्ण लेते हैं और उसके लिए बूथ मैनेजमेंट पे काम करते हैं। हर बूथ का कार्यकर्ता बूथ पे काम करता, तब ऐसे परिणाम आते हैं कि एक बार में आपको 71 से 34 पर लाने का काम प्रदेश की जनता ने किया। तो ये हम भ्रम में नहीं है, आप भ्रम ना फैलाएं। ठीक है श्रुति जी, एक बात बताइएगा, जवाब दे लीजिएगा, लेकिन एक बात बताइएगा,
इतनी सहानुभूति है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को लेकर उनके प्रति, मैं देख रहा हूँ रमेश जी भी जैसा कह रहे थे कि दोनों पार्टियों से बराबर, और अभी तो खासकर आप, मैं देख रहा हूँ कि आप और भी कुछ प्रवक्ताओं के साथ इस विषय पर मैं बैठा था, विषय से जुड़े कुछ आयाम थे, उनका भी ऐसा ही प्रेम झलकता था ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के प्रति, वही सम्मान की बात, वही कि उनको सम्मान नहीं मिला, जो भी बातें होती थी। एक बात बताइएगा, मान लीजिए, मतलब मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए, अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को फिर से टिकट दे दी जाती है, आप ही लड़िए, कुछ मान लीजिए पार्टी का मन बदल गया, मानस बदल गया, मैं एक बात कह रहा हूँ, उन्हें कहा जाता है आप आज ये लड़ जाइए, यहीं से आप ही लड़िए, तो ऐसे में क्या आप उनको, उनके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे? उन्हें कहेंगे चलिए अब सम्मानी आप आ गए, हम भी तो आपको ही चाहते थे, आप कहाँ चले गए थे, तो आ जाइए, निर्विरोध आइए आप। ये दृश्य हो सकता है क्या? जी, बहुत बेहतरीन सवाल संजय जी आपने पूछा है। देखिए, निश्चित ही माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी सबसे पहले तो कि कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है कि भले ही वो किसी भी पार्टी का नेता हो, हमारे पक्ष का, विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो, वो हर नेता, हर व्यक्ति सम्माननीय है। विपक्ष का नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान ना करे, चाहे वो ब्रिजमोहन अग्रवाल हो या उनके अलावा कोई और। और दूसरी बात कि रही बात निर्विरोध चुनाव की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को रिपीट करने वाली रहती या उनको दक्षिण विधानसभा से विधायक उनको रखना होता, तो सबसे पहली चीज कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को कभी प्रेरित नहीं किया जाता। कहा मान लीजिए स्थितियां बन जाती है, मान लीजिए, मैंने कहा एक मिनट, कहीं ना कहीं संजय जी छत्तीसगढ़ की राजनीति से शायद दूर रखने के लिए पूरी रणनीति के तहत मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से अलग किया। अब आप देखिए, अब इसके बाद रही बात निर्विरोध चुनाव की, तो मैं फिर वही कहती हूँ कि ये तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अगर ऐसा होता है तो भी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। और मैं हमारे बड़े भाई निशिकांत जी से कहना चाहूंगी कि देखिए निशिकांत जी, कि आपको या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी भले ही विपक्ष में है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ जीतने वाले प्रत्याशी को ही मैदान में उतारेगी अपनी पूरी तैयारी के साथ। इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रही थी कि आप लोग बाहरी प्रत्याशी उतारे, बाहरी लोग टिकट मांग रहे, तो मैं वही कहती हूँ कि देखिए सरोज पांडे जी भी कोरबा संसदीय क्षेत्र से जाके उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो हम अपने प्रदेश में, अपनी पार्टी में, अपने किसी भी क्षेत्र से हम टिकट की मांग कर सकते हैं। ये हमारा कार्यकर्ता का एक मूल अधिकार है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझ जाए। और संजय जी, मैं आप ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के लिए एक बात फिर से कहना चाहूंगी, सम्मान की बात आपने कहीं ना कहीं की थी, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी बीच में कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव के बाद रायपुर में एक कार्यक्रम हुआ था, जहां पे दीप प्रज्वलन के दौरान एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला था, और जो सामने के पूरे अभी जो नए नेता हैं वो उन लोगों को पहले मौका दिया गया था दीप प्रज्वलन के, जिससे नाराज होकर वो वहां से हट गए थे मोमबत्ती बुझाकर। तो इस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में इनके वरिष्ठ नेताओं के साथ बनी हुई है, और कहीं ना कहीं दक्षिण विधानसभा की जनता भी इस चीज को देख रही है, और इसका जो रिजल्ट है ये आने वाले चुनाव में। निशिकांत जी जवाब दे लीजिए सर, बहुत सारी बातें हैं, जवाब दे लीजिए एक साथ। देखिए, श्रुति जी को कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र पता नहीं है क्या है। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करके सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। नहीं, तो कंपटीशन इस बात का थोड़ी हो रहा है निशिकांत जी, कंपटीशन इस बात का थोड़ी है। संजय जी मैं वही कंप्लीट करता हूँ। ब्रिजमोहन जी आदरणीय नेता है, और कहीं भी उनको ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ होगा जो ये कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता या नेता से हमारा लगाव है। ये बात आप राजेश मूणत जी के लिए नहीं बोल सकते। आपके सर्वोच्च नेता ने उनके चरित्र का हनन करने का प्रयास किया था, जिसके लिए भी वो कानून में भी चल रहा है, न्यायालय में वो केस चल रहा है। विषय ये है कि अगर ब्रिजमोहन जी के लिए आप इतनी शुभेच्छा रखती और कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार को उतारेगी, ये हमारा विकल्प विषय नहीं है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट के साथ कोई आवेदन करता है कि जब रायपुर के नेता राजनांदगांव लड़ सकते तो राजनांदगांव के लोग क्यों नहीं लड़ सकते, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा, आपने बोला सरोज पांडे जी की, आपके 4 लोकसभा के उम्मीदवार अपने लोकसभा छोड़ के अलग अलग जगह से चुनाव लड़े। शिव डहरिया जी, भूपेश दाऊ जी, तामदास साहू जी और देवेंद्र यादव जी, चारों को आप जान लीजिए कि क्या परिणाम है।
देखिए क्या है, लोकल या बाहर वो अलग हिस्से है, लेकिन प्रदेश की जनता ने आपके सत्ता को देखा है, आपके हनक को देखा है, उस अहंकार को देखा है। ए लड़की राजनीति मत कर, तो उस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। सुनील जी, हम अहंकारी लोग नहीं, हमने जो अर्जित किया छत्तीसगढ़ को पुनः, वो बाउंस बैक करने के पीछे का कारण था कि हम पुनः जमीन पे गए, जो गलतियां हुई उसको सुधारा और जनता के बीच में अपना खोया हुआ विश्वास अर्जित करके पुनः प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका हमारे पास है। देखिए क्या होता है कि जब आप जनता के विकास के कार्यों को उनके आशा आकांक्षाओं के अनुरूप जब करते हैं और अंत्योदय के भाव से डिलीवर करते हैं, तो प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद देती है। 3 बार हमारी सरकार, 18 में जनता ने हमको नकारा, 23 में पुनः उन्होंने कहा कि जिसने बनाया है छत्तीसगढ़ वही संवारेगा, और हम उस संवारने का प्रयास पुनः पूरे ताकत से कर रहे हैं। और रही बात रायपुर दक्षिण की, वो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है रमेश जी, ये जो दोनों प्रवक्ताओं की बातें ठीक है, इससे भी एक विषय आप जो कह रहे थे, आपने कहा, आपने एक बात कही, लगातार चर्चा में हम भी सुन रहे थे, जब भी हम बात करते हैं भाजपा के नेताओं से, अकेले में जब बातचीत होती है तो यही होता है। आप जो कह रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का ही कोई होगा निश्चित रूप से, क्योंकि उनके पसंद को यहाँ पर दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये मानना है। लेकिन अभी जैसा मैं देख रहा था कि पार्टी बहुत से चौंकाने वाले ऐसे फैसले कर रही है कि अचानक कुछ हो जाता है, पता नहीं हो गया, और फिर उस पर विमर्श शुरू होता है कि ये कैसे हुआ, ये कौन सी रणनीति का हिस्सा था। तो ये भी हो सकता है क्या, क्योंकि जो विपक्ष की आशंका है, कांग्रेस जो आशंका जता रही है, बार बार कह रही है कि प्रदेश से दूर रखना, यहाँ की राजनीति से दूर रखना, लोकसभा में भेजना, प्रदेश, उन आशंकाओं को भाजपा खारिज कर रही है। लेकिन एक सवाल उस पर ही कर लूँ, अगर विपक्ष यहाँ पर 1% भी सही सोच रहा है, मान लीजिए, तब क्या ऐसे में वो भी उम्मीदवार हो सकता है जो उनकी पसंद का ना हो? तब ऐसे में क्या होगा? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो हर परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का उनके पास एक नायाब सिस्टम है। वो कोई भी परिस्थिति हो उससे तालमेल बिठा लेते हैं। तो मैं आपकी बात को अगर सच मानूं कि 1% ऐसा होगा कि बृजमोहन अग्रवाल की 1% नहीं चलेगी और बगैर उनकी सहमति के, नहीं, मैंने कहा विपक्ष के, रमेश जी, मैंने कहा कि विपक्ष की इन बातों को अगर 1% भी मान ले कुछ सच्चाई है विपक्ष की बातों को, तब जी अगर विपक्ष की बात सच भी निकल जाए, कैंडिडेट आ जाए, तो जहां तक मैं समझता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी उस परिस्थितियों में भी अपना तालमेल बिठा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वो काम करेंगे। जी, ये मैं समझता। जी, फिर ऐसे में मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि निशिकांत जी कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पर जो भी उम्मीदवार होगा उसमें पीछे पूरी तरह से लगे होंगे बृजमोहन अग्रवाल जी, और पार्टी तो होगी ही। जी, तो निश्चित रूप से जो बात कह रहा था, जो शुरुआत में मैंने बात की थी, उसमें निशिकांत जी शायद नहीं जुड़ पाए थे, कि एक और कांग्रेस अवसर की तलाश में है कि जब बृजमोहन नहीं है तब ऐसे में ये सीट कैसे हासिल की जा सकती है जो उनके पास कभी नहीं थी, लंबे अरसे से नहीं थी। और दूसरी ओर भाजपा के लिए चुनौती है कि कैसे इस सीट को और बचाए रखा जाए, कैसे भी, और उम्मीदवार ऐसे में कौन हो जो कि बृजमोहन अग्रवाल के उत्तराधिकारी के रूप में हो। तो यही तमाम विषय थे। चूँकि बात तो अच्छी हो रही है, समय भी आगे बढ़ता जा रहा है, समय की बाध्यता है, तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रुति शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुधीर पांडे जी आप भी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही बात है, जबकि दक्षिण की बात होती है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल ऐसे कद्दावर, ऐसे नेता हैं जो कि हर परिस्थिति में, हर स्थान काल परिस्थिति में वो सब कुछ करके दिखाते हैं जो कि आम लोगों के बस में, आम नेताओं के बस में नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि उनका आभा मंडल इतना बड़ा है, नेता के रूप में लोगों से उनका इतना जुड़ाव है, वो ऐसे मास लीडर हैं कि वो अपना रास्ता बना लेते हैं। लेकिन जब बात होती है उपचुनाव की, ऐसे में उत्तराधिकारी कौन होगा, ऐसे में वो कौन उम्मीदवार होगा जिसे उनकी सीट पर लड़ाया जाता है, तब ये भी माना जा रहा है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, बातें जैसे भी हों, बृजमोहन अग्रवाल वहाँ रहेंगे उस उम्मीदवार को जिताने के लिए।
और भी अब देखना होगा आगे कि क्या रणनीतियां बनती हैं, क्या कुछ तय होता है, किस नीति पर कौन सी पार्टी चलती है, कौन से उम्मीदवार उतारे जाते हैं, उतारे जाने के पीछे क्या रणनीति होती है और फिर परिणाम क्या आता है, ये तो आने वाले दिनों की बात है। मतलब ये तो काल के भविष्य में है, लेकिन अभी जो बातें हो रही थी उस पर हम आप सभी से चर्चा कर रहे थे। तो इस चर्चा में इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।